नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज की क्लासेस में। और आज जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास है हमारी चौसर के बारे में। जो चौसर का हम पीरियड कर रहे थे, आज मैं वो पीरियड आपका कंप्लीट कर दूंगा। आज हम पढ़ेंगे कि चौसर ने जो द प्रोलॉन्ग टू कैंटरबरी टेल्स जो वर्क लिखा है। हमने फ्रेंच पीरियड पढ़ लिया था, इटालियन मैंने आपको पढ़ा दिया था, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ आवर इंग्लिश पीरियड ऑफ चौसर। The prologue to the Canterbury Tales. कैंटरबरी टेल्स, ये जो जेफरी चौसर का जो इंग्लिश वर्क है, जो मास्टरपीस है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। द प्रोलॉन्ग टू द कैंटरबरी टेल्स, जो कब पब्लिश हुआ था 1338 में। हमें ये डेट इसकी याद रखनी है क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट है वही एग्ज़ाम में लगभग आते हैं और वही हमें दिमाग में हमारे फिक्स करने होते हैं, मेमोराइज करने होते हैं। तो चौसर को आपको बता दिया, फर्स्ट मॉडर्न राइटर है और नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड है, और जिन्होंने इंग्लिश के अंदर पोइट्री की शुरुआत की, जहाँ से हमारी इंग्लिश में साहित्य की शुरुआत होती है, वो कौन करते हैं? हमारे जेफरी चौसर। चौसर को ही फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री या फर्स्ट मॉडर्न राइटर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, या फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड भी इन्हीं को कहा जाता है। इन्हीं से इंग्लिश के अंदर वर्क की शुरुआत हुई थी, और इनका जो फर्स्ट इंग्लिश वर्क है उसको भी हम किसे कहते हैं? कैंटरबरी टेल्स को, जो इनका क्या है? एक मास्टर पीस है। ये जो स्टोरी लिखी गई है, ये स्टोरी है फ्रेम नरेटिव स्टाइल में। फ्रेम नरेटिव स्टाइल। जो कैंटरबरी टेल लिखा गया है वो किस स्टाइल में लिखा गया है? फ्रेम नरेटिव स्टाइल। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस है वो इस स्टोरी को लिखने के लिए यूज़ किया गया है, तो कौन सा है? फ्रेम नरेटिव स्टाइल। फ्रेम नरेटिव स्टाइल का मतलब क्या है? ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी। यानी कि जब हम कैंटरबरी टेल पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि उसके अंदर जो करेक्टर है वो भी क्या सुना रहे हैं? हमें कहानी सुना रहे हैं। कैंटरबरी टेल खुद एक कथा है और उसके अंदर जो करेक्टर है वो भी क्या सुनाते हैं? हमें कहानियाँ सुनाते हैं। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये कौन सी स्टाइल में लिखी गई है? फ्रेम नरेटिव स्टाइल में, जिसका मतलब है स्टोरी विद इन ए स्टोरी। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इन एंशियंट टाइम इन यूरोप पीपल यूज टू गो टू पिलग्रिम्स when they have a time to spare or they are free, they used to go on a pilgrims like Saint Thomas Becket। और जैसा कि मैं बता दूं कि पुराने समय में लोग थे वो यात्राएं किया करते थे रिलीजियस प्लेस की, जैसे कि हम वैष्णो देवी जाते हैं या सालासर जाते हैं, उसी प्रकार यूरोप के लोग थे वो कहाँ जाते थे? सेंट थॉमस बेकेट की जो श्राइन थी, जो ऑगस्टन पीरियड के सेंट थॉमस बेकेट थे, उनकी जो समाधि थी वहाँ वो पूजा के लिए जाते थे। तो यूरोप के अंदर ऐसी मान्यता थी कि लोग वहाँ जब उन्हें टाइम मिलता था तो वो घूमने के लिए कहा जाते थे सेंट थॉमस बेकेट। जो सेंट थॉमस ए बेकेट, सेंट थॉमस ए बेकेट की जो श्राइन है, जो समाधि है, वहाँ कौन घूमने जाते थे? यात्री जाते थे। तो पहले क्या था कि लोग अकेले यात्राएं नहीं किया करते थे, और क्योंकि वहाँ उस समय डाकू थे या जंगली जानवर की वजह से वो सेफ नहीं था अकेले यात्रा करने, तो वो किसी भी धर्मशाला या सराय में रुक जाते थे, और जैसे ही लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते थे तो वो इकट्ठे होकर किस में जाते थे? यात्रा पे चले जाते थे। तो उसी प्रकार की ये कहानी है। इसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि कुछ यात्री है वो कहाँ रुकते हैं? एक सराय में रुकते हैं। उस सराय का नाम बहुत बार पूछा गया है। उस सराय का क्या नाम है? टेबार्ड इन। टेबार्ड इन के अंदर जो
पिलग्रिम्स है, यात्री हैं, वो रुकते हैं, धीरे धीरे वो इकट्ठे हो जाते हैं और टोटल वो पिलग्रिम कितने हो जाते हैं, टोटल पिलग्रिम कितने होते हैं हमारे 29। अगर पूछ ले कभी कि कितने यात्री हैं वो टेबार्ड इन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमारे कितने हैं 29। प्लस में हमारे जो चौसर है राइटर है वो खुद भी पिलग्रिम है तो एक वो हो जाते हैं। और प्लस में हैरी बैली, आपको ये नाम याद रखना है, जो टेबार्डिन के मालिक हैं या जिन्होंने कहा था कि अगर कोई अच्छी कहानी सुनाता है तो सभी आपस में क्या देंगे, उसको खाना देंगे, जो कहानी सुनाएगा तो उसको ए सपर ऑफ मील, ए सपर ऑफ मील यानी कि रात का खाना है वो उसको दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति कौन था, हैरी बैली। अगर टोटल करैक्टर पूछ ले तो हमारे इसमें कितने हो जाते हैं 31। अगर टोटल करैक्टर पूछ ले हम कि हमारे द कैंटरबरी टेल में कितने हैं 31 है, क्योंकि 29 तो पिलग्रिम है, ओनली पिलग्रिम। प्लस में चौसर खुद है, नरेटर है, या जो हमारे राइटर हैं वो खुद भी इसी में शामिल है, तो 30 हो गए। और अंत में जो हैरी बैली होता है वो भी इसके अंदर शामिल होता है, तो 31 हो गए। और एक और को भी हम मानते हैं, यो मैन भी इसके अंदर माना जाता है। तो कई बार टोटल करैक्टर कितने हो जाते हैं हमारे 31 और 32 भी हो जाते हैं। नेट में जो एग्ज़ाम आया था उसमें करैक्टर कितने माने गए थे, नेट में 30 माने थे। नेट जब एग्ज़ाम हुआ यूजीसी का तो उसके अंदर जब क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल कितने यात्री थे तो उन्होंने करेक्ट किसको माना है, 30 को माना है, क्योंकि उसके अंदर कितने थे 30 करैक्टर थे। तो जब ये यात्रा पे जाते हैं सेंट थॉमस बेकेट की तो वो कहाँ रुकते हैं, टेबार्डिन के अंदर रुकते हैं ये यात्री। तो जो इसका मालिक होता है जो हैरी बैली है वो उन्हें एक सिस्टम बताता है या उन्हें वो एक आइडिया दिलाता है कि अगर आप कहानी सुनाओगे, अगर जितने भी यात्री हैं अगर वो 4 कहानी सुनाते हैं, 2 जाते वक्त और 2 आते वक्त, 2 स्टोरीज they should tell while going to the journey and 2 while coming from the journey, and they were going to St. Thomas Becket's shrine, कि जाते वक्त और आते वक्त कितनी कहानियाँ सुनाएंगे, एक व्यक्ति वो कितनी कहानी सुनाएगा, 4 सुनाएगा। तो हमारे 31 अगर होते हैं और 4 कहानी है तो टोटल हमारी कितनी होनी चाहिए थी, 124 कहानियाँ इसके अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन हमारी कंप्लीट कितनी होती है, ये थोड़ा मैं रब कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये बातें हमें, ये फैक्ट ही याद रखने हैं, इसके अंदर ज़्यादा नहीं कुछ हमने याद रखना। जैसे कि मैंने बता दिया कि 31 करैक्टर इसके अंदर होते हैं। कितने करैक्टर है 31। मैंने अलग अलग आपको बता भी दिया कि 29 पिलग्रिम्स है, एक हैरी बैली है, एक कौन है हमारे ऑथर है, और कई बार यो मैन को भी मान लिया जाता है तो 32 करैक्टर भी हो जाते हैं। नेट में 30 करैक्टर करेक्ट आंसर माना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर व्यक्ति कितनी कहानियाँ सुनाएगा, 4, तो टोटल स्टोरियाँ कितनी लिखी जानी थी इसमें कैंटरबरी टेल में 124, लेकिन कहानियाँ कितनी पूरी हुई, सिर्फ है हमारी 24 कहानियाँ ही पूरी हुई। इससे पहले ही हमारे जो राइटर थे, जो चौसर थे, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 22 जो स्टोरी थी उसमें 24 थी, उसमें से 22 जो स्टोरीज है, जो शॉर्ट स्टोरीज या कहानी है, वो किस फॉर्म में लिखी गई है, वर्स में, यानी कि पोइट्री की फॉर्म में। ये हमें ध्यान रखना है कि जो 22 कहानियाँ हैं, जो टोटल 24 कहानियाँ इसके अंदर लिखी है, वैसे तो 20 ही कंप्लीट कर पाए थे, लेकिन जो 22 कहानियाँ हैं, जो 24 कहानियाँ उसमें से 22 स्टोरीज किस में लिखी गई है, वर्स या पोएट्री में लिखी गई है, और बाकी 2 कहानियाँ किसके अंदर लिखी गई है, प्रोज के अंदर लिखी गई है। जो किसने लिखी है 2 कहानियाँ, चौसर और पार्सन ने लिखी है। दोनों कहानियाँ किसने लिखी है, चौसर और पार्सन ने लिखी है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। और सबसे पहली कहानी कौन सी है, फर्स्ट और लास्ट हमें याद रखना होता है। मैं हर बार आपको बताता हूँ, किसी भी राइटर का फर्स्ट और लास्ट वर्क हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो कहानी है वो द नाइट की है, द नाइट की फर्स्ट कहानी है,
और लास्ट कहानी द पार्सन टेल्स है। कौन सी है? द पार्सन्स टेल। तो लास्ट कहानी हमारी कौन सी है? द पार्सन्स टेल है। और पहली कहानी इसके अंदर किसकी है? नाइट की है। और चौसर हमें कितनी कहानियाँ सुनाता है ये भी हमें ध्यान रखना है। चौसर 2 स्टोरीज, 2 कहानियाँ सुनाता है और उनके हमें नाम पता होने चाहिए। पहली कहानी जो है वो सर थोपस टेल की है, सर थोपस की टेल है। दूसरी कहानी जो हमें सुनाते हैं तो टेल ऑफ मेलेबी है, टेल ऑफ मेलेबी, जो एक लड़की की कहानी है उसकी प्रशंसा करता है ये। और इसकी ये कहानी रिजेक्ट कर दी थी हैरी बेली ने और मना भी किया था कि इतना ज़्यादा बोरिंग हम आपसे नहीं सुन सकते, क्योंकि ये कहानी सर थोपस की टेल थी वो किस में थी? प्रोज में थी। जबकि टेल ऑफ मेलेबी किसके अंदर है? लिखी गई है वर्स के अंदर लिखी गई है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको चौसर के बारे में पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में लगभग यहीं से पूछा जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि फ्रेम नरेटिव के अंदर ये कहानी लिखी गई है। फ्रेम नरेटिव का मीनिंग क्या है ये भी मैंने आपको सब बातें बता दी है। तो ये जो चौसर द कैंटरबरी टेल है ये समाज की वाइसेस और वर्च्यूज़ को शो करता है। इसके अंदर समाज में जो फैली थी बुराइयां थी या अच्छाइयाँ थी उनको ये उनका वर्क दिखाता है। और किसके माध्यम से? सम करेक्टर्स के माध्यम से। तो मैं आपको थोड़े करेक्टर करा देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि सबसे पहला करेक्टर कौन है हमारा? नाइट है, द नाइट है, योद्धा है। और इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि नाइट है वो शिवेलरी का प्रतीक है। शिवेलरी है, बहादुरी है, कर्टियस है, कर्टिसी है इसके अंदर, शिवेलरी है। और इसने 15 से ज़्यादा, मोर देन 15 वॉर, 15 से ज़्यादा युद्ध जीते हैं। ये क्रिश्चियनिटी के डिफेंस में इसने 15 से ज़्यादा युद्ध जीत चुका है। ये एक महान योद्धा है जो अपना अच्छे कपड़े पहने रखता है, शक्तिशाली है, शिव बहादुर है और नाइट है। और इसके अंदर जो ये नाइट है शिवेलरी का प्रतीक है। 15 से ज़्यादा इसने युद्ध जीते हैं। क्रिश्चियंस के जो होली क्रेसाइड हुए हैं, जो धर्म के युद्ध हुए हैं, वो 15 से ज़्यादा युद्ध इन्होंने जीते हैं। बड़े एक्सपीरियंस योद्धा है ये। और जो ये कहानी सुनाते हैं वो होती है पालमन एंड आर्काइट। आपको ध्यान रखना है जो कहानी ये सुनाते हैं वो पालमन और आर्काइट के बारे में सुनाते हैं। इसके अंदर पालमन और आर्काइट क्या है? सोल्जर है आर्मी के अंदर। मैंने आपको बताया फ्रेम नरेटिव है, यानी कि नाइट खुद के बारे में पहले तो नाइट के बारे में हमें पता लगा कि एक योद्धा है, युद्ध जीत चुका है। उसके बाद वो जो नाइट हमें कहानी के अंदर कहानी सुनाता है वो कहानी कौन सी है? पालमन्स एंड आर्काइट, जो बोकेशियो के किसके ऊपर आधारित है? ट्रिसेडा पे आधारित है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं जो कैंटरबरी टेल है वो भी बोकेशियो, मैंने आपको बताया था कि चौसर इटली गया था, वहाँ वो कुछ साल रहा एज ए डिप्लोमेट। तो उसने जो कहानियाँ लिखी थी वो बोकेशियो से आधारित है, यानी कि बोकेशियो से प्रभावित होकर लिखी थी। जो हमारी कैंटरबरी टेल है वो किससे प्रभावित है? द कैमरून, डी कैमरून से आधारित है। जो किसका वर्क है? हमारा बोकेशियो का है। जो इटालियन राइटर बोकेशियो है उनसे उनका जो वर्क है डी कैमरून, उससे प्रभावित होकर उन्होंने कैंटरबरी टेल लिखा था। और नाइट जो हमें कहानी सुनाता है वो किसकी है? पालमन और आर्काइट की कहानी सुनाता है, जिसके अंदर पालमन और आर्काइट 2 सोल्जर हैं, योद्धा है आर्मी के अंदर। वो युद्ध लड़ने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पे उनको क्या कर लिया जाता है? किडनैप कर लिया जाता है किंग के द्वारा। और जब इनको जेल में रखा जाता है तो इन जो उस राजा की एक लड़की होती है जिसका नाम क्या है? इमली है। इमली उस लड़की का नाम होता है। तो पालमन और आर्काइट है वो इसके प्रेम में पड़ जाते हैं और आपस में वो क्या करते हैं? दगाबाजी करते हैं, धोखाबाजी करते हैं और अंत में ये दोनों आपस में फाइट करते हैं जिनमें दोनों के दोनों मारे जाते हैं। तो इस प्रकार की कहानी, और ये किस पे आधारित है? बोकेशियो के ट्रिसेडा पे आधारित है। जैसे कि हमारा चौसर कैंटरबरी टेल किस पे आधारित है? डी कैमरून, जो किसका वर्क है? हमारा बोकेशियो का।
तो ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद हमने नाइट के बारे में पढ़ लिया। फिर इसका बेटा है, नाइट के बाद उसका बेटा है स्क्वायर। स्क्वायर है वो जॉली मैन है। जॉली मैन होता है जो खुश रहता है, जो किसी की परवाह नहीं करता। हैप्पी गो लक्की मैन है, जॉली मैन है, किसी की परवाह नहीं करता। लस्टफुल मैन एक लस्टफुल है, और इसके अलावा ये अपने आप को कहता है कि आई एम एज फ्रेश एज ए मंथ ऑफ मई। अपने आप को इतना फ्रेश रखता है, कपड़े पहनता है, इतने अट्रैक्टिव कपड़े पहनता है कि लोग उसकी तरफ क्या हो, आकर्षित हो, दिखावा करता है। जॉली मैन है और फ्लर्टी टाइप पर्सन है, महिलाओं के साथ क्या करता है, छेड़छाड़ भी ये करता है। तो स्क्वायर है। वैसे तो ये बेटा है किसका, हमारे नाइट का, जो राजघराने अपर क्लास को दिखाते हैं। हैप्पी गो लक्की मैन है और लस्टफुल इंसान है। उसके बाद स्क्वायर के बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद है वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ मुख्य कैरेक्टर है। तो वाइफ जगह का नाम है और बाथ महिला का नाम है। वाइफ ऑफ बाथ यानी कि वहाँ की वो महिला है। तो इसके अंदर क्या होता है, वाइफ ऑफ बाथ है, 5 टाइम्स मैरिड है। उसकी शादी कितनी बार हो चुकी है, 5 बार। और 5वां जो हस्बैंड था उसने उसको क्यों छोड़ा, उसकी भी वो कहानी बताती है। वाइफ ऑफ बाथ के बारे में थोड़ा बताएं तो एक लस्टफुल महिला है, हिपोक्रिस्ट महिला है, अपने आप को अपर क्लास का दिखाने की कोशिश करती है, फ्रेंच बोलती है, बड़े अट्रैक्टिव कपड़े पहन रखे हैं, जूते हैं वो बिल्कुल फ्रेश पहन रखे हैं, और उसके दांतों के बीच में क्या है, गैप है। और वो कहती है कि मेरे पास बहुत बड़ा अनुभव है, मैं 5 से ज़्यादा व्यक्तियों से शादी कर चुकी हूँ और मुझे लव और सेक्स का बहुत ज़्यादा क्या है, अनुभव है। किसी भी व्यक्ति को मैं परख सकती हूँ या उसको सेड्यूस कर सकती हूँ। तो ये अपनी लास्ट हस्बैंड की कहानी बताती है और इसको एक कान से कम सुनाई देता है। तो वो बताती है कि उसको कम सुनाई क्यों देता है, क्योंकि जब उसका 5th हस्बैंड किताब पढ़ रहा था, जिस किताब का क्या नाम था, हाउ टू कंट्रोल ओवर ए वुमन या हाउ टू कंट्रोल ओवर ए वाइफ, कि महिला पे कैसे कंट्रोल किया जाए, इस प्रकार की जब वो किताब पढ़ रहा था तो उसकी जो हमारी वाइफ वो बात है उसे देख लेती है और उन दोनों का क्या हो जाता है, झगड़ा। जो 5th हस्बैंड है वो उसको थप्पड़ मारता है जो उसके कान पे लगता है, जिसके कारण वाइफ ऑफ बात क्या हो जाती है, डंप, बहरी हो जाती है। और वो अपनी और भी रिलेशन है, अपने 5 प्रकार के लोगों के साथ वो विवाह करती है, तो वो उनके बारे में बताती भी है। और वो कहानी, एक तो ये कहानी बता दी, एक और कहानी भी ये आर्थर के बारे में सुनाती है कि कैसे अगली महिला हो लेकिन वो फेथफुल होनी चाहिए, या महिला सुंदर हो लेकिन वो क्या हो, अनफेथफुल हो। ऐसी कहानियाँ भी वाइफ ऑफ बात सुनाती है। लेकिन अपने बारे में ये 5 हस्बैंड के बारे में बताती है, जिसमें से 5वां पति है वो उसको क्या बना देता है, बहरी बना देता है जब इसको थप्पड़ लगता है। तो इसमें जो उस समाज में महिलाओं के अंदर जो बुराई फैली हुई थी या महिलाओं का जो आचरण था, उनका करेक्टर था, उसको वाइफ ऑफ बात के जरिए दिखाया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट करेक्टर आता है द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। अदर करेक्टर है हमारा द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये पतले से व्यक्ति है, बिल्कुल थिन। इनका घोड़ा भी है, वो भी बिल्कुल मरा हुआ सा, बिल्कुल निर्जीव सा है और पतले से व्यक्ति हैं। और ऐसा मानते हैं कि उनके पास किताबें हैं वो अपने वजन से ज़्यादा है। ऑक्सफोर्ड के ये स्कॉलर है, ऑक्सफोर्ड से उनकी पढ़ाई चल रही है। और ही लव्स एनीथिंग मोर देन बुक्स। उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, किताबें पसंद है। और वो हमेशा अरिस्टोटल, जो हमारे अरिस्टोटल साइकोलॉजी के पिता जिनको मानते हैं हम, उनकी किताबें पढ़ता है और उसको बुक से अच्छा कुछ भी नहीं लगता। यहाँ तक भी कहा जाता है कि उसके जो सराहने की जगह जो पिल्लो होता है उसकी जगह वो क्या लेकर सोता है, पुस्तकें लेकर सोता है। यानी कि उस समय क्या एजुकेशन सिस्टम क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड के माध्यम से दिखाया गया है। उसके बाद है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमें
उस समय के डेब्ट के बारे में दिखाया गया है कि कैसे लोगों का कर्जा हो जाता था। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन वो लोगों को दिखाता है कि उसके सर पे कर्जा नहीं है। ही वॉज नॉट इन डेब्ट। दूसरों को वो क्या देता है, डेब्ट से निकलने की या कर्जा उतारने की सलाह देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 5 मिनट में आयो रे। द मिलर और रीव की कहानी। जो द मिलर है वो एक कारपेंटर है, मिलर है वो कारपेंटर की कहानी सुनाता है रीव की, और वो कहता है कि आपको इसके बारे में कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो उसमें एक व्यक्ति का नाम लेता है रीव, जो कि क्या है, कारपेंटर है, और उसकी पत्नी के अवैध संबंध होते हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ, और वो इलिसिट रिलेशनशिप दिखाता है। और उसको जवाब देने के लिए फिर जो द रीव करेक्टर है, हमारा अगला करेक्टर है द रीव, वो कहानी सुनाता है जिसके अंदर जो रीव की वाइफ और डॉटर के साथ जो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स थे वो क्या करते हैं, रेप करते हैं। और वो रीव कहता है कि मैंने मिलर की स्टोरी का क्या दे दिया है, जवाब दे दिया, यानी कि ये सेक्सुअल रिलेशनशिप पे आधारित है दोनों के दोनों। पहले तो जो मिलर है वो किसको पॉइंट आउट करता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप लेकर रीव को, लेकिन बाद में रीव भी उसके अगेंस्ट क्या सुनाता है, कहानी सुनाता है। तो इस प्रकार के कुछ करेक्टर है इसके अंदर, जो अगर कोई और इम्पोर्टेंट हमारा रीव, मर्चेंट आपको बता दिया, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड बता दिया, या वाइफ ऑफ बाथ भी बता दिया, तो अन्य कोई करेक्टर हुआ तो मैं आगे भी आपको ये सब करवा दूंगा। लेकिन लगभग आपको मैंने चौसर के बारे में जो मुख्य बातें थी वो समझा दी है। तो साथियों, हमारी क्लासें इसी तरह से जारी रहेगी। टिल देन टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ।